तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सीटेट के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है क्या अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना या। तो दोस्तों हमारा जो पहले प्रश्न का आंसर होगा आप लोगों को बताना है कि पहले में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले की बात किया जाए दोस्तों तो पहले प्रश्न का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है दोस्तों, जो बंडूरा का कथन है बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं तो निरीक्षणात्मक अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो निरीक्षणात्मक अधिगम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कर रहा है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रति प्रवर्तक थे, यानी कि द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया है। हमारा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जड़ और डी ऑप्शन कह रहा है कि गिलफोर्ड। तो दोस्तों दूसरा सभी लोग जानते हैं कि जो द्वितत्व और त्रितत्व वाला सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों, तो स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। क्या पुनः स्मरण कहलाती है, स्मृति कहलाती है, संवेदना कहलाती है या स्मृति कहलाती है। तो 3 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। विस्मृति कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो विस्मृति कहते हैं। विस्मृति का परिभाषा ही यही होता है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता ही क्या कहलाती है, तो विस्मृति या विस्मरण कहलाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। क्या व्यक्तित्व कहलाता है, समायोजन कहलाता है, संवेदना कहलाता है या चरित्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति में उन मानव शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है, तो व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामान्य पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होता है एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, यक्स यक्स गुणसूत्र या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यक्स गुणसूत्र। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि एक्स वाई मनुष्य जो पुरुषों में होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है, तो यक्स यक्स यानी कि समान गुणसूत्र यक्स यक्स उनमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है। मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, मानक विचलन। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या कहलाएगा। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होता है, तो मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो मध्यांक कहलाता है। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से एक विधि है। क्या आकृति है, स्तंभाकृति है, गुंफाक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति। 7 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 7 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्तंभाकृति होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो स्तंभाकृति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होनी चाहिए। शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर। तो क्या इस किस पर अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो दोस्तों उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को, क्योंकि एक कक्षा में सभी बच्चे एक समान नहीं होते, उनमें क्या पाई जाती है, तो भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक अध्यापक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने नजर में रखना चाहिए, उस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए कि कोई इस बच्चे में कौन सी विभिन्नता पाई जा रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वहाँ एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है। तो 9 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो 9 नंबर का यह कथन किसने दिया था दोस्तों? तो वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने? तो वुडवर्थ का यह कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परिचय किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। क्या वो 2 से 5 वर्षों का है, 6 से यौवन तक है, 18 से 20 वर्षों का है या 20 से 22 वर्षों का है? तो 10 नंबर का बात किया जाए दोस्तों तो 6 से लेके यौवन तक है सुप्तावस्था। 10 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है कि 10 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ए सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या 2 से 5 वर्ष होगा या 6 से यौवन तक या 18 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष? तो 10 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, 6 से यौवन तक इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साक्षर परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी करा है 16 पी एफ परीक्षण। ठीक है, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो 16 पी एफ है इस परीक्षण को छोड़कर सभी क्या है? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो 16 पी इसमें जबकि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? क्या वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा या पावलोव के द्वारा? तो सभी जानते हैं दोस्तों आवश्यकता के क्या पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों मैस्लो ने दिया है। किसने? तो मैस्लो ने। यानी कि 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो पीयूष 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मुख्य अधिकारी ग्रंथि या मस्टर ग्रंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और यह यौन ग्रंथियों के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मुख्य ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुख्य ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। डैश डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? 14 नंबर में है। क्या यूंग ने दिया है, फ्रायर ने दिया है, एडलर ने दिया है या सलीमन ने दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, 14 का ए है, यूंग ने ही सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। तो 15 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 15 नंबर में हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? आप लोगों को बताना है। क्या दमन हो जाएगा, प्रतिगमन हो जाएगा, यौक्तिकीकरण हो जाएगा या प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा? तो 15 नंबर की जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यौक्तिकीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अधिकम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे महोदय स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच में होती है? 50 से 59, 90 से 109, 70 से 89 या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 110 से 129। तो 17 नंबर का जो हो जाएगा औसत बुद्धि वाले बालकों की जो IQ होती है यानी बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 109 के बीच होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 90 से 109 के बीच में होती है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो क्या नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है या अंतराल मापन को सबसे अच्छा माना जाएगा? तो दोस्तों हमारा चारों ऑप्शन में से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अनुपात मापन जो है इन चारों में से सबसे अधिक सुटेबल है, यानी कि सबसे अच्छा कौन है? तो अनुपात मापन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? प्रश्न नंबर 19 को देखना है दोस्तों कि हमारा इसमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वह विकास के वह सिद्धांत है जिसमें वह अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो दोस्तों हमारा क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें वह की अमूर्त तर्क कर सकता है। तो वह कौन सी अवस्था है दोस्तों? पियाजे की चौथी अवस्था है जिसे हम क्या बोलते हैं? तो औपचारिक संक्रिया अवस्था बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। डैश 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 है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या समानता हो जाएगा, निरंतरता हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा या युयुत्सा हो जाएगा? तो सभी जानते हैं वंशानुक्रम क्या होता है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का क्या होता है? तो योगफल होता है।
चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या यस कारक कहलाती है, जी कारक कहलाती है, विशिष्ट बुद्धि कहलाती है या सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है? 21 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों वो क्या होता है, तो जनरल कारक यानी जी कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जी कारक होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? क्या मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षा की योग्यता या? ठीक है दोस्तों, तो 22 नंबर का आप लोगों को बताना है कि इनमें से क्या सही हो जाएगा, कि कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो शिक्षा की योग्यता जो है यह भूलने के कारणों में से एक नहीं है, जबकि मानसिक द्वंद भी भूलने का कारण हो सकता है, सीखने की मात्रा भी हो सकता है और पुनरावृत्ति के अभाव में भी हम भूल सकते हैं। अगर किसी चीज को हम प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल हो सकती है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है किसकी? क्या विषम है, अनियमित है, सामयिक है या संचयी है? तो 23 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों के बनते रहना क्या है, तो एक संचयी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा दोस्तों पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, सहसंबंध के द्वारा, मार्गांतरीकरण के द्वारा, विलयन के द्वारा या नवीनीकरण के द्वारा। तो 24 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो 24 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मार्गांतरीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके कारण दोस्तों उसके मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्या एरिक्सन ने किया है, फ्रायर ने किया है, कोहलर ने किया है या वाटसन ने किया है? 25 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 25 नंबर का क्या हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, तो दोस्तों एरिक्सन ने किया है। किसने दोस्तों, तो एरिक्सन ने किया है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि अनुसार इदम, अहम तथा प्राअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह किसका कहना है? क्या बंडूरा का है, यूंग का है, एडलर ने या फ्रायड के द्वारा कहा गया है? या व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताया है? क्या बंडूरा ने, यूंग ने, एडलर ने या फ्रायड ने? तो दोस्तों 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो यह किसने बताया, तो फ्रायड ने बताया। किसने दोस्तों, तो फ्रायड ने, यानी कि 26 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रायड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? 27 नंबर का आप लोगों को बताना, क्या वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गुथरी के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका स्किनर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्किनर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, मध्यांक, बहुलांक या मध्यमान? तो 28 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो 28 नंबर में हमारा जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हमारा प्रसार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूल और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया हुआ है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। चलिए दोस्तों कह रहा है कि के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? क्या वुडवर्थ का है, गैरेट का है, हॉलैंड का है या थॉर्नडाइक का है? ठीक है, तो 30 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 30 नंबर में आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? वुडवर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है, तो बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों ये 30 नंबर थे हमारे जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में से बाल विकास पड़ाबाजी उसके शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्रश्नों में से आपको बताना है कि शिक्षा शास्त्र में से कितने अपने प्रश्नों को सही हल किया है और कितने इसमें से सही हुआ है।